हेलो बेटा। चले एक्सरसाइज 4.2। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज मुझे आप लोगों को सॉल्व करके नहीं देनी चाहिए। सिर्फ आप लोगों को बताना चाहिए कि कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ किया जाता है, और ये आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बारे में। देखो क्या है ना, अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल अगर आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है तो इसके अंदर कुछ रहता ही नहीं, बचता ही नहीं फिर, क्योंकि सिंपली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई होगा। कैसे होगा आपको ये भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से अगर मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी ये पहला डिफरेंट इंटीग्रल है जो आप लोगों को निकालना है। सो आप लोग बोलेंगे लेट आई बी इक्वल्स टू 1 to 9 x प्लस 1/√x dx, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को मार दीजिए गोली, प्रॉपर्टीज से कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बात खत्म। तो बात कहाँ पर अटकी? बात यहाँ पर आके अटक गई है कि क्या आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना आता है। तो अगर आता है तो फिर बात खत्म हो गई। हम लोगों ने पिछले पूरे लेसन के अंदर किया क्या है, हमने अलग अलग टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है वही तो देखा है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ही तो हमने सीखा था पिछले टॉपिक के अंदर। तो अगर मैं ये पूरा एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए होमवर्क को दे दूं तो उसके अंदर कोई गैर नहीं होगा, लेकिन ऐसे मैं नहीं करूंगा। मैं हर एग्जाम्पल की आपको हिंट देते जाऊंगा ताकि आप लोगों को अगर कहीं पर अटक जाते हो तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा और आप लोग आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जांपल तो मैं अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर भी कैसे लिखना है और कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअल में यहाँ पर अप्लाई होता है। तो देखिए हमारा टारगेट तो यही है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है पहले तो। सो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आपको पता है कि आप डिनोमिनेटर को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर। डिनोमिनेटर को आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है, dx। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको 1 to 9, यहाँ पर आपको मिल रहा है x रेस टू, इसको ऊपर ले जाइए। सो 1 - 1/2, ये रूट एक्स मतलब x रेस टू 1/2, 1 - 1/2 बन जाएगा x रेस टू 1/2, ठीक है। प्लस इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हो 2√f(x) अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि आपको पता है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2√x, है ना। अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो ये हमें पता है। सो आप इसको इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हो 1 to 9। अगर चाहो तो, नहीं तो आप साथ में भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। सो 1/√x dx आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1। सो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ऐसे आपको अच्छे से लिखना है अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो। इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√x 9 1, सी का कोई सवाल नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 to 9 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2√x 9 1। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं। अब ये 2/3, देखो कांस्टेंट को कभी भी बाहर लेना है तो अड़चन ज़्यादा नहीं आती। सो 2/3 बाहर ले लिया, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, x रेस टू 3/2, सो 9 रेस टू 3/2 आएगा, ठीक है। अपर लिमिट मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, सो 1 रेस टू 3/2, इसका काम तमाम। प्लस यहाँ पर अपर लिमिट 2√9 माइनस 2√1, ठीक है। अब कैलकुलेशन किया जाएगा 2 9। अब ये देखिए ये क्या होता है, 9 रेस टू 3/2 का मतलब क्या होता है, 9 रेस टू 1/2 होल रेस टू 3 लिख सकते हो। 9 रेस टू 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 रेस टू 1/2 होल रेस टू 3। सो 9 रेस टू 1/2 आएगा 3, और 3 का क्यूब आएगा 27। सो 27 माइनस 1 है आपके पास, प्लस यहाँ पर √9 का वैल्यू आता है 3। सो 3 × 2 बन जाएगा 6, और 6 - 2 आ जाएगा 4, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा 27 माइनस 1 कितना आएगा 26। सो आपको मिल रहा है 2/3 × 26 प्लस 4, ठीक है। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 52 मिलेगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 52 + 12/3 एंड दैट इज 64/3। आंसर चेक कर लेता हूँ। सो आंसर 64/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आप लोगों को ढंग से करवा के बता दिया है। अब मुझे आप लोग खुद देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कुछ करने जैसा था क्या नया।
एक बार आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैलकुलस आपको पता चल गया तो इसके अंदर फिर नया करने जैसा कुछ रह जाता है क्या, आप खुद देख के बता सकते हो। ठीक है, लग रहा है आपको कुछ इसके अंदर नया करने जैसा? नहीं ना, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंडिफरेंट इंटीग्रल आना चाहिए, तो बस उसी के बारे में अभी आपको बताऊंगा और आगे बढ़ना है आपको फिर करते हुए। बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तब जल्दबाजी में गलती नहीं कर देनी है, आराम से अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत बार क्या होता है बेटा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कैसे गड़बड़ होती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभार मान लीजिए आप लोग इंडिफरेंट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हो दिए हुए फंक्शन का, और ऐसा मान लीजिए कि वो 2-3 टर्म्स आ गई है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया और आपको मिल गया x² + x+3 और ऊपर लिमिट्स इस तरीके से दिए हैं। अब आपको इसका वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखना है, पहले आप 2 सबके अंदर रखेंगे, मतलब 2² 4 + 2 + 3। अब ये अपर लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट किया है, अब आप सब्ट्रैक्शन का साइन दीजिए और लोअर लिमिट सबके अंदर रखिए, दैट इज 1 + 1 + 3। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आराम से करना है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल में लिमिट से 2 to 3 1/x² + 5x + 6 dx। ठीक है, अब आप बताइए इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट? क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? या तो होल्स परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कीजिए या फिर कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्या? सो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनते हैं x + 3 x + 2, है ना, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो ये इसके फैक्टर्स है, तो आप लोग इसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। कैसे? x + 3 - x + 2, सो x कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा 1, सो 1 की जगह पर आपने ये भी रख सकते हो और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, 2 to 3, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो x + 3 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x + 2 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x + 2 dx। ठीक है, सो x + 2 x + 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 3 x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/x + 2 बचेगा माइनस 1/x + 3 बचेगा एंड dx। तो अब तो ये सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ mod x + 2 माइनस log ऑफ mod x + 3, और ये बाहर आएगा 2 to 3। अब बेटा जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर का मैं हटा देता हूं अभी। पहले अपर लिमिट पूरे इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट क्या है 3 है, सो log ऑफ 3 + 2 दैट इज 5, सो log 5 मिल रहा है माइनस। अब ये माइनस और वो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने वाला माइनस दोनों अलग है। पहले तो ये आपका पूरा फंक्शन है तो इसके अंदर आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सो आपने x की जगह पर 3 रखा तो log 5 मिला, ये माइनस एज इट इज, x की जगह पर 3 लिखा तो log 6 मिला। सो ये तो अपर लिमिट वाला सीन बन चुका है। ठीक है, ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको ब्रैकेट दे दिया माइनस, अब लोअर लिमिट जा रहा है सब्स्टिट्यूट होने, सो 2 यहाँ पर रखेंगे तो log 4 मिलेगा आपको, और ये माइनस यहाँ पर रखेंगे तो log 5 मिलेगा आपको। ठीक है, सो अब आप इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल रहा है log 5 माइनस log 6 माइनस log 4 प्लस log 5। ठीक है, सो देखिए कुछ हो सकता है कि इसके अंदर, सो दोनों बेस कुछ नहीं मतलब सेम है, सो प्लस साइन है मतलब log 25 मिलेगा या फिर 2 टाइम्स log 5 मिलेगा, माइनस यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा log 6 प्लस log 4, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स log 5 माइनस log 24। ठीक है, सो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। सो इन लोगों ने log ऑफ 25/24 इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, जंप करेंगे इसको इसके ऊपर, सो log 25 माइनस log 24, log 25 माइनस log 24 एंड दैट इज नथिंग बट log ऑफ 25/24। आपको ये प्रॉपर्टी पता ही है log की। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सभी एग्जाम्पल करने बेटा। चलिए अब यहाँ से आगे मैं आपको बस इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रेट कैसे करना है उसका हिंट दे देता हूँ, बाकी सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर लेना, और अगर कहीं पर भी आंसर गलत आ रहा है तो समझ लेना कि आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सही तरीके से नहीं सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थर्ड है 0 to π/4 cot² x dx है। ठीक है, अब आपको पता है कि cot² x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता, कंपोजिट फंक्शन है,
लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का हमारे पास रिलेशन है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट व्हाट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो एक सेकंड मैं भूल गया, ऐसे कभी कभी होता है, डायरेक्टली मैं भूल जाता हूँ। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ऐसे हो जाता है कभी कभी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाप रे कैसे भूल गया पता नहीं। सो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे आप, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सो इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 टू π/4 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो। सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है ना, और ये 0 टू π/4 1 dx। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट एक्स π/4 0, और माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा x π/4 0। सो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसके अंदर माइनस कॉट π/4 माइनस कॉट 0। अब ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस कॉट π/4 मिला। आप माइनस करके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सो ये माइनस जो है वो फंडामेंटल थियरम के अंदर का माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट जो है वो माइनस कॉट 0 आएगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया π/4 माइनस 0। अब ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, सो माइनस कॉट π/4 मतलब माइनस 1, और ये प्लस कॉट 0 क्या होता है बेटा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। सो ये माइनस π/4, सो माइनस 1 प्लस नॉट डिफाइंड माइनस π/4। तो इसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, द इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट सिंस कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा मतलब कॉट 0, सिंस कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, सॉरी थीटा नहीं, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इंटीग्रल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो एरिया तो कभी ऐसे इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको उसका फिगर देना पड़ेगा। सो एज यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, सो इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट सिंस कॉट 0 का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है π/4 टू π/4, सॉरी माइनस π/4 टू π/4 है 1/1 माइनस साइन एक्स dx। क्या करेंगे बेटा, ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स नीचे है तो, है ना। सो नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। ऊपर और नीचे आपने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। सो क्या मिलेगा आपको, माइनस π/4 टू π/4 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है dx। सो इसको सेपरेट करेंगे, देखिए मैं लिमिट नहीं लिखते बैठता अभी बार बार, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट किया प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन बाय कॉस और 1 बाय कॉस, मतलब इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स बनेगा tan एक्स, और 1 बाय कॉस बनेगा सेक। ठीक है, और ये dx बाहर। सो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स से इंटीग्रेशन आता है tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स से इंटीग्रेशन आता है सेक एक्स, और बाहर रहेगा आपके π/4 माइनस π/4। अब आप लोग π/4 अपर लिमिट रख दीजिए, माइनस करके लोअर लिमिट रख दिया। अब ये कैलकुलेशन करते समय गलती मत कर देना, पहले π/4 लिखेंगे तो tan π/4 प्लस सेक π/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखिए tan ऑफ माइनस π/4 सेक ऑफ माइनस π/4। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बातें मुझे बताने के लिए मत बताइए, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ये छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बस इंटीग्रेशन कैसे करना था ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे बेटा, देखते ही समझ में आता है कि रैशनलाइजेशन वाला सीन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो जो फिफ्थ वाला है उसके अंदर आपको 3 to 5 लिमिट्स दे रखे हैं, और आप लोगों को रैशनलाइज करना है। सो 2x + 3 प्लस
2x माइनस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x माइनस 3 dx। समझ रहे हो ना बात को, क्या किया मैंने। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, इरेशनल दिख रहा है, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये और ये सर्ड वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, बस बीच में साइन चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही यहाँ पर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2x कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 बन जाएगा, तो 1/6 को आप बाहर ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 रेज टू 1/2 प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 1/2। ये तो कितना आसान हो गया, आप देख सकते हो खुद। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x रेज टू n के हिसाब से। सो 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 आपको मिलेगा, डिवाइड करेंगे 3/2 से। लेकिन इस गड़बड़ी में आप भूल जाते हो कि x के कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना होता है। इस पावर से तो आप डिवाइड करते हो लेकिन भूल जाते हो कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है और आंसर आपका गलत आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भूलना नहीं है, तो दोनों को साथ में करना है तो साथ में कर सकते हो। प्लस यहाँ पर भी आपको मिलेगा 2x माइनस 3 रेज टू 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ये कैंसिल। तो लिमिट्स अपर आएगा ये और 1/6 बाहर। अब आप लोग अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे और ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। चलिए आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट दे देता हूँ, बस कैलकुलेशन सही करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा फंक्शन दिया है, ये तो 0 से 1 तक जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 न्यूमरेटर है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर है। सो देखिए, देखते ही समझ में आता है कि ऊपर एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर एक्स स्क्वायर है। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ऊपर जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखो ऊपर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आ गया, -2 आने के लिए क्या करूँगा, -3 कर दो, 1 माइनस 3 -2 आ जाता है। और डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 0 to 1 dx माइनस 3 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया, इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा x 0 to 1 -3 टाइम्स इसका ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स x और 0 से 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 0, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस लोअर लिमिट -3 एज इट इज। यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब ये समझ में आता है ना, मतलब कौन से एंगल के लिए tan का वैल्यू 1 आता है। सो ये π/4 है। tan इनवर्स 1 का मतलब समझते हो ना, tan इनवर्स 1 का वैल्यू जैसे पता नहीं, मान लीजिए थीटा है, सो 1 इज इक्वल टू tan थीटा बनेगा। सो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके tan का रेशो का वैल्यू 1 आता है, सो वो आता है π/4। सो ये 1 माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर इसका वैल्यू आएगा π/4 और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। सो फाइनली आपको आंसर मिल रहा है 1 माइनस 3 π/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6th का आंसर आएगा। चलिए तो टाइम एक बार देख लेता हूँ। सो ठीक है, 18 मिनट का ये लेक्चर बन चुका है, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और फिर आगे के क्वेश्चंस लिख के उसको नए से स्टार्ट करेंगे।